हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे पता है कि बाहर माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है। कल आईसीएआई की तरफ से नोटिफिकेशन आई जिसमें सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। लेकिन फाउंडेशन के बारे में अभी एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है। कहीं कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार बॉम्बार्डिंग, शेलिंग हुई चली जा रही है। पर हमारी इंडियन आर्मी स्ट्रांगली खड़ी है एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और आप लोगों को किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अस 24/7। सो अ बिग सल्यूट टू द इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे केस में हमें भी अपनी पढ़ाई और हमें भी अपना एफर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन रोकना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज कि कोई वॉर चल रही है हम उस चीज़ का एक्सक्यूज लेके अपना काम बंद कर दें, ये गलत है। सो एज प्रॉमिस्ड, आज का वीडियो है उस टॉपिक के बारे में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है और सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो है प्रेजेंटमेंट। तो अब इसमें हम लोग प्रेजेंटमेंट के सेक्शन नंबर 61 से लेके सेक्शन नंबर 77 तक सारी डिस्कशन करेंगे और पूरे प्रेजेंटमेंट को खत्म करेंगे। सबसे पहले सर, प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर पेमेंट। मतलब एक आदमी जिसको पैसा लेना है वो इंस्ट्रूमेंट लेके उस आदमी के पास जाता है जिसको पैसा देना है, और वो आदमी इंस्ट्रूमेंट को देख के इस आदमी को पैसा दे देता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। लेकिन इसके कुछ कुछ सेक्शन होंगे जो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पर लग रहे होंगे, या सिर्फ प्रॉमिसरी नोट पर लग रहे होंगे, या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पर लग रहे होंगे, या सिर्फ चेक पर लग रहे होंगे। तो वो चीज मैं एक एक करके सब बढ़िया से आपको बताऊंगा। तो वीडियो 15 मिनट के अंदर ही होगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सारे मैटर्स को डील करके चलेंगे। सबसे पहले सर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है विच इज मेड आफ्टर साइट। सर आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है? आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जिसकी मैच्योरिटी डेट बाद में है। मतलब ये डिमांड का पूरा उल्टा है। इसमें दिया रहता है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। आफ्टर साइट मतलब एट अ लेटर डेट। इट इज वैलिड इफ द ड्रॉई इज फाउंड। वो वैलिड होगा अगर आप जिस आदमी से बिल को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं वो आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर वो आदमी मिला ही नहीं जिसको आपको बिल एक्सेप्ट करवाना था, तो ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। अब इसके साथ मैं एक और सेक्शन का रेफरेंस देना चाहूंगा आपको 61 के साथ। वो रेफरेंस होगा आ, वो रेफरेंस होगा एक सेकेंड ना, वो रेफरेंस होगा सेक्शन नंबर, कहां गया कहां गया कहां गया, मैंने वो लिख के रखा है, मैं बस वही दिखाना चाहता हूं आपको। हम्म, हाँ, वो होगा सेक्शन नंबर 63 का, जहां ये बोलता है कि ड्रॉअर, ड्रॉअर मतलब जो आदमी बिल बनाता है। अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो आदमी ड्रॉअर होता है ना, वो बिल बनाने वाला होता है। जैसे अगर आप पिज्जा हट में जाते हो और खाना खाते हो, तो जो पिज्जा हट वाला बिल बना रहा है ना, वो ड्रॉअर है। उसको पैसा लेना है, ड्रॉअर लेने वाला। ठीक है, तो ये ड्रॉवर, ठीक है, बिल बना के ड्रॉई को देता है। पिज्जा, मान लो रिया जी और कालरा जी ने पिज्जा खाया, तो वो ड्रॉअर जो है वो पिज्जा हट में पिज्जा का बिल बनाने के बाद कालरा जी को लाके देता है, एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट मतलब उस पर पेमेंट करने के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, वरना वो बिल ही डिसऑनर हो जाएगा। अब मान लो उसने 800 की जगह 8000 का बिल बना दिया, तो थोड़ी ना कल सर पैसा दे देंगे। ठीक है, तो वो डिसऑनर हो जाता है। अब ये एक्सेप्टेंस 48 आवर्स में करनी है, ऑन बिजनेस डे। पब्लिक हॉलीडेज को हटा के, संडेज को हटा के, बिजनेस डेज के अंदर 48 घंटे में एक्सेप्ट करना है, मतलब 2 दिन के अंदर। अब 61 और 63 को अगर साथ में रीड करो तो क्या समझ में आया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आफ्टर साइट में पेमेंट होना है, मतलब 3-4 महीना बाद, या 3 महीना बाद, या 2 महीना बाद, जो भी डेट। अब अगर इस बिल को मैंने एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, ठीक है, तो 48 घंटा में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। 48 घंटा तक मैंने ड्रॉई को खोजा, लेकिन ड्रॉई मिला ही नहीं। कल का सर बाथरूम का बोल के बाहर भग गए, रिया जी को अकेले छोड़ गए। फिर रिया भी बोली मेरे को भी वॉशरूम जाना, वो भी भग गई। तो अब मेरे को अगर वो आदमी ही नहीं मिला 48 घंटे के अंदर, तो मैं बिल एक्सेप्ट ही नहीं करा पाऊंगा, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ये हुआ सेक्शन 61 और 63 साथ में।
कि एक्सेप्टेंस के लिए या तो पार्टी ही नहीं मिली या एक्सेप्टेंस के लिए पार्टी 48 आवर्स में नहीं मिली, मतलब उसको खोज के मेरे को 48 आवर्स में निकालना है, एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा, और अगर नहीं मिला तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो 61 और 63 साथ में बन गए। फिर आया 62। सर 62 रेफर करता है एक प्रॉमिसरी नोट को, बोलता है कि अगर एक प्रॉमिसरी नोट है विच इज पेएबल आफ्टर साइट, सेम चीज, इट इज पेएबल आफ्टर साइट, मतलब ये ऑन डिमांड नहीं है, ऑन मैच्योरिटी है कि एक पीरियड के बाद, आफ्टर साइट देखने के बाद देंगे, बाद मतलब लेटर डेट पर, एट साइट देखते ही देंगे डिमांड। तो इन केस अ promissory note is payable after sight, the promisee shall present the instrument to the promisor within reasonable time. If the promisee fails to present the instrument, the promisor is not liable. अगर मेरे को एक promissory note 3 महीने का दिया है, तो जब 3 महीने पीरियड खत्म होगा तो आपको आना चाहिए promissory note लेके मेरे को प्रेजेंट करने के लिए। मैंने अगर आपको एक promissory note दिया, अब 3 महीने के बाद मैं कब तक रुकूंगा? एक रीजनेबल टाइम तक रुकूंगा। अब अगर एक रीजनेबल टाइम तक आप आए नहीं तो उसके बाद मैं लायबल ही नहीं होऊंगा पेमेंट के लिए। अब एग्जाम में इस पॉइंट को ऐसे समझना कि अगर एग्जाम में इस पॉइंट पर क्वेश्चन आया तो वो आपको बताएंगे कि सामने वाला रीजनेबल टाइम में नहीं आया, तो आप वैसे केस में लिख देना कि अब पेमेंट करने की लायबिलिटी ही नहीं है। अगर एग्जाम में बोला ही नहीं, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि प्रॉमिसरी नोट का इस दिन पर ड्यू डेट था लेकिन प्रॉमिसी उस दिन आया ही नहीं, क्या प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो गया? तो आंसर है नहीं, रीजनेबल टाइम के बाद डिस्चार्ज होगा। अब रीजनेबल टाइम कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट हम लोग को पता है एज पर, याद है लिमिटेशन एक्ट, किसी भी डेट का टाइम बार्ड होने का पीरियड 3 साल होता है, तो हमारे लिए रीजनेबल टाइम 3 साल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी रीजनेबल टाइम से हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि सर हमारे जो नए बैचेस हैं फॉर सितंबर अटेम्प्ट वो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 12th में है और सीए देना चाहता है या अभी 12th पास आउट किया है और भटक रहा है इधर उधर, सही बैच के साथ पढ़ें, क्योंकि यहीं पर आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है, पढ़ाया भी जा रहा है, रिवीजन भी कराया जा रहा है, लिखाया भी जा रहा है इंडिया के 4 बेस्ट एजुकेटर्स से, जहां पर आपको 361 इंडिया का बेस्ट स्कोर आया है अभी पिछले बार अटेम्प्ट में। 1000 से भी ज्यादा बच्चे पास हुए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सेक्शन नंबर 64, 63 तो बता दिया ऊपर। 64, इफ अ पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट द बिल, चेक और प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट कैनॉट होल्ड द प्रायर पार्टीज लायबल। मतलब क्या है? ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, इंडोर्स किया, सी ने डी को दिया। अब डी इंस्ट्रूमेंट पर बैठ गया, ठीक है, मान लो वो चेक था, चेक की तो वैसे भी वैलिडिटी 3 महीना की होती है। अब वो चेक था, अगर बैठ गया वो इंस्ट्रूमेंट पे, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 6 महीना बाद उसको याद आता है कि ओहो हो पेमेंट लेनी थी, क्या वो अपने पहले वाली किसी भी पार्टी पर केस कर सकता है? नहीं। चेक का तो 3 महीना का ही वैलिडिटी होता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 साल हो गया, डेट ही टाइम बार्ड हो गई, क्या आप कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपना राइट ऑफ प्रेजेंटमेंट खो दिया है और बियॉन्ड रीजनेबल टाइम इज इंपॉर्टेंट, आपने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया, तो जितनी भी प्रायर पार्टी हैं आपके पहले, वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप अपने पहले वाली प्रायर पार्टी को लायबल होल्ड ही नहीं कर सकते, सारी की सारी डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम आर डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये जो प्रेजेंटमेंट है वो आपको बिजनेस डेज या बैंकिंग आवर्स में करनी चाहिए। अब बिजनेस डेज किस रेफरेंस में लिखा हुआ है? बिजनेस डेज लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के रेफरेंस में, बैंकिंग आवर लिखा है चेक के रेफरेंस में, क्योंकि भैया चेक तो बैंक में ही प्रेजेंट करोगे, कहीं और तो कर नहीं सकते। अब चेक किसी के घर में ले जाके थोड़ी ना बोल दोगे कि पेमेंट कर दो। तो प्रेजेंटमेंट टू बी मेड विद इन बिजनेस आवर्स या बैंकिंग आवर्स, दिस इज सेक्शन 65, मतलब वही 10 से 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 66, सेक्शन नंबर 66, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन मैच्योरिटी डेट फॉर पेमेंट। ठीक है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है और आपको उस पर पैसा चाहिए, तो ये कॉमन कंडीशन है कि आपको मैच्योरिटी डेट पर वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा।
66 के साथ ही 67 का तड़का लगा लीजिए। लेकिन सर इसको और एक बात समझना, अब मान लो अगर आपने उस मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ा है आपने प्रॉमिसरी नोट के केस में, वो तब तक नहीं डिसऑनर होगा जब तक रीजनेबल टाइम ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर 3 महीना की मैच्योरिटी है और तब 3 महीने को ही पैसा पाना चाहते हो तो उस दिन लाओ, और अगर नहीं लाते हो तो रीजनेबल टाइम तक तो ला ही सकते हो, एनी टाइम आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद नहीं ला पाओगे, फिर डिसऑनर होगा वो जाके। ठीक है, तो एक केस स्टडी बना के आएगा कि गुप्ता जी ने एक 3 महीने का प्रॉमिसरी नोट संजीव को दिया, संजीव 3 महीने बाद वो प्रेजेंट करना भूल गया, क्या गुप्ता जी डिसऑनर हो गए? बिल्कुल नहीं, एज पर सेक्शन 66। ठीक है, एज पर सेक्शन 66 रेड विथ सेक्शन 62, द प्रॉमिसरी नोट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन मैच्योरिटी, हाउएवर नॉन प्रेजेंटमेंट विद इन रीजनेबल टाइम डज नॉट डिसऑनर द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर नहीं होगा। ठीक है, इवन बस रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद डिसऑनर हो जाएगा। ओके, फिर आया सर सेक्शन नंबर 67, अगर एक प्रॉमिसरी नोट पेबल है इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट में मतलब लेट्स से 3 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट है, बोला है भैया एक एक महीने की इंस्टॉलमेंट में 1-1 लाख रुपए दूंगा। एक बार देख लो रिकॉर्ड हो रहा है ना, पता चला अपने आप से ही बात किए चला जा रहा हूं, मेहनत भी बर्बाद हो गई, 3 बार हो जाता है मेरे साथ ये माउस, ये चूहा हो रहा है ना, ये हो रहा है, चलो तब ठीक है, ये बीच बीच में ट्रॉमा रहता है, हमको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि सर अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या बोलते हैं, अगर प्रॉमिसरी नोट है वो अगर वो इंस्टॉलमेंट में पेबल है, मतलब मान लीजिए 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट 1-1 महीना बाद पेमेंट करनी है, तो आपको हर महीना के एंड में जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा उस समय पहुंच जाना है उसको कलेक्ट करने के लिए, पैसे को कलेक्ट करने के लिए। दैट इज सेक्शन नंबर 67। 68, अगर एक प्रॉमिसरी नोट या एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, सामने वाले ने तुमको बोल के रखा है कि मेरे ऑफिस ही आना, तो फिर तुमको उसकी प्रेजेंटमेंट वहीं करनी पड़ेगी, आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, अगर सामने वाले ने बोल के रखा है कि भैया ये चीज ऑफिस में आके देना, तो फिर तो भैया ऑफिस में ही आना पड़ेगा, आप उसको दूसरी जगह जाके प्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंस द पर्सन हैज क्लियरली सेड कि ऑफिस ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट, if the bill of exchange or promissory note is drawn payable at a specified place of payment can be charged only at that specified place। सर यहां पर बात हो रही है इन रेफरेंस टू सिटी। आपको अगर इनलैंड बिल और फॉरेन बिल याद हो तो आपको याद है उसमें कि ड्रॉ कहीं और होता है, पे कहीं और होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर एक प्रॉमिसरी नोट या एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, तो फिर वो उसी जगह पर केस हो सकता है। मतलब अगर वो ड्रॉन इन इंडिया में है और लेट्स से पेबल इन यूएस में है, तो उस पर यूएस में ही केस होगा, इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज ड्रॉन इन इंडिया बट इट इज पेबल इन यूएस, सो इट इज चार्जेबल इन देयर प्लेस ओनली। ठीक है, वहीं पर उस पर केस होगा, जिस जगह पर वो चार्ज हुआ है वहीं पर उस पर केस होगा। ये सबसे अनइंपॉर्टेंट पोर्शन है 69 वाला, लेकिन फिर भी अगर पता है तो बढ़िया बात है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट इट इज ड्रॉन पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस कैन बी चार्ज्ड ओनली एट दैट स्पेसिफाइड प्लेस। अगर ये कोई सिटी है, मतलब मान लो हमने मुंबई का मैं हूं, कोलकाता का मैं हूं, कोलकाता में मैंने ड्रॉ किया, लेकिन वो पेबल है लेट्स से मुंबई में, जिस आदमी पर मैंने ड्रॉ किया है वो चेक वो उसको मुंबई में डिपॉजिट कर रहा है, तो वैसे केस में अगर वो डिसऑनर हुआ, ठीक है, तो वो कहां पर केस करेगा? मुंबई में कर देगा। अब वो खाली केस करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट थोड़ी ना आएगा मेरे पास। सो इट इज चार्ज एट दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। चार्ज का मतलब है सू, चार्ज का मतलब यहां पर रेफरेंस है सू, इट इज सूड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। दैट इज व्हाट चार्ज हियर मींस। कुछ और मत समझना, ये कुछ और मतलब है चार्ज का, यही मतलब है। आइए नेक्स्ट 70, सॉरी, ये जो नोटिंग आप देख रहे हो यहीं पर लगा दूंगा, टेंशन मत लेना, नीचे लिंक में सेम नोट्स के लिंक में आ जाएगा। Where no place is specified for bill of exchange or promissory note can be presented at such place of business or at residence of such a person। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताई है, ठीक है, तो उसको कहीं पर भी प्रेजेंट किया जा सकता है।
ठीक है, या उस आदमी के रेसिडेंस पर भी किया जा सकता है, मतलब घर भी लेके जा सकते हैं। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्लेस ना बताई हो तो, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्लेस बोल दी है तब तो यही वाला लग जाएगा 68 वाला। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताई है तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में जा सकते हैं या उसके घर भी जा सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है तो देख लेंगे उसका धंधा बिजनेस कहां पर है, वहां चल जाएंगे, वरना वो नहीं पता तो घर चल जाएंगे। नेक्स्ट, इफ द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, अब उसका घर भी नहीं है, बंजारा है एकदम, इमरान हाशमी बना फिर रहा है, घर भी नहीं है उसका, तो क्या करोगे? तब तो भाई तुमको पर्सन में ही लेना होगा। अब सर एक काम करो सर, एक बार रिलेट कर दो सर, 68, 70 और 71 अभी कर देते हैं। 68 में हमने एक पर्टिकुलर प्लेस बोल दिया, जहां बोला वहीं आओगे, ठीक है, जहां बोला वहीं आओगे, जहां बोला वहीं आओगे। 70 में हमने कोई प्लेस नहीं बोला, कोई बिजनेस प्लेस में आ जाओ या घर आ जाओ। 71 घर है ही नहीं, तो जहां मेरे को उन इन पर्सन उस आदमी को पकड़ो वहीं पर प्रेजेंट कर दो, पकड़ा है ला भाई पैसा ला, वहीं प्रेजेंट करके ले लो, दैट इज 71। प्लेस दिया प्लेस पर 68, प्लेस नहीं दिया घर पर 70, घर नहीं है 71 पर्सन में। The check shall be presented in the bank before the relation of bank and drawer comes to an end. इससे पहले बैंक और ड्रॉअर का रिलेशनशिप खत्म हो, चेक प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ऑड सिचुएशन है, बट ठीक है, एग्जाम में केस स्टडी की तरह तो आ ही सकता है। और पुराने जमाने में ये सब होता था, आज के जमाने में नहीं होता, क्योंकि आज के जमाने आपने ये देखा भी होगा, लकी भास्कर जो मूवी है ना उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, बैंक की डिटेल्स 2 दिन बाद अपडेट होती थी। तो अगर मैंने आज अपने बैंक से सारा पैसा निकाल लिया है ना, बैंक के रिकॉर्ड्स में वो 2 दिन बाद दिखाई देगा। लकी भास्कर मूवी में देखा होगा आपने नेटफ्लिक्स में, 100 करोड़ रुपए उसने विड्रॉ किया लेकिन 2 दिन बाद दिखाई दिया बैंक में। तो ऐसे होता है कि चेक जो प्रेजेंट हो रहा है बैंक में, वो उससे पहले होना चाहिए कि आदमी ने अपना खाता ना बंद कर लिया हो। तो इस पॉइंट के बगल में लिख देते हैं लकी भास्कर, लकी भास्कर, इससे याद रहे हमें कि ये लकी भास्कर पॉइंट है। नेक्स्ट 73, द ड्रॉअर ऑफ द चेक डाइड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चेक, द सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन रीजनेबल टाइम। जो चेक का ड्रॉअर था वो मर गया, ठीक है, चेक देने के बाद, चेक दिया, चेक देने के बाद मर गया, द सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मतलब क्या, 3 महीने के अंदर अंदर, इससे पहले उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका अकाउंट खाता बंद करवा दे, आप पेमेंट लेके खत्म करो। 74, एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड शैल बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम। सुनो सर, अगर एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, अब वो तो पेएबल ऑन डिमांड है कि जब आपने दिखाया तब पेमेंट हो जाएगी एट साइट, तो अब आप सोचोगे कभी भी दे दें, हाँ कभी भी दे दो, लेकिन वो कभी भी रीजनेबल होना चाहिए भाई। जैसे चेक के केस में 3 महीना होता है सेल्फ चेक, तो अगर आज मैंने मंडे को बना के रख दिया या किसी को बेरर्स चेक दे दिया, तो वो बेरर्स चेक 3 महीना तक ही वैलिड है, तो उसका रीजनेबल टाइम 3 मंथ्स है। बाकी सारे केस में डेट 3 साल की डेट होती है ना, तो रीजनेबल टाइम वही होगा, वरना उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट किसी काम का ही नहीं रहेगा, वो खाली फाड़ के फेंकने के काम आएगा। तो अगर कोई ऑन डिमांड है तो इसका मतलब ये जरूर है कि आप कभी भी पैसा ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि नट्टू काका वाली स्कीम लगाओ कि टीवी आप खरीदिए पैसा हम आपके पोते से लेंगे, वो मत लगा देना यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड टू एजेंट एलआर ऑफ डेड, इट शैल बी वैलिड। सुनो सर, नेगोशिएशन नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएशन नहीं कर सकता, लेकिन प्रेजेंटमेंट एजेंट या एलआर को की जा सकती है। मतलब मैं तो अपना एग्जांपल लूंगा नहीं, मतलब तुम में से कोई जो देख रहा है वो अगर मर गया तो जो इंस्ट्रूमेंट है तुम बना के मर गए, तो हम क्या करेंगे, तुमने मेरे को चेक दिया फिर तुम मर गए, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या तुम्हारे एजेंट को प्रेजेंट करके पैसा ले सकते हैं। लेकिन हां, तुमने अगर मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं किया, तुम्हारा एलआर डिलीवर कर सकता है नहीं, एजेंट कर सकता है। हां, याद रखना प्रेजेंटमेंट और डिलीवरी में फर्क है। प्रेजेंटमेंट में पैसा लेने वाला देता है और डिलीवरी में देने वाला इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता है, फर्क है। 75A, whether presentment is delayed due to uncontrollable circumstances, such presentment can be excused। ये सेक्शन 64 का
क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है कि अगर प्रेजेंटमेंट इस वजह से डिले हो जा रही है जो अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस है, तो प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज, जैसे कोविड, जैसे वॉर अभी चल रही है, अब ये सब सर्कमस्टेंस में प्रेजेंटमेंट कहां से करोगे? तुम क्या पुलिस वाले को क्या बोलेगा, मारने आ रहा है तुमको डंडा लेके कि तुम बाहर घूम रहे हो लॉकडाउन के साथ, तो बोलता भैया हम भैया भैया प्लीज भैया हम चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, बोला बैंक तो बंद है, कहां करेगा? केसेस इन विच प्रेजेंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। अंडर व्हाट केसेस प्रेजेंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर है पॉइंट, POINT। पी, जब ड्रॉई खुद जानबूझ के प्रेजेंटमेंट प्रिवेंट कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा आपका, नंबर ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज सीन करके आर्काइव में डाल दिया है, ठीक है। प्रेजेंटमेंट सिर्फ बिजनेस प्लेस पर करनी है और उस दिन बिजनेस प्लेस बंद है, आप गए मंडे को ऑफिस बंद, ट्यूसडे ऑफिस बंद, वेडनेसडे ऑफिस बंद, ठीक है। तो फिर आप उस आदमी को खोजने लगे, अब वो आदमी भी नॉट फाउंड है, एक तो घर बंद है, उसके बाद द पर्सन इज ऑल्सो नॉट फाउंड, ठीक है। या तो दूसरा, इट इज पेएबल एट सच अदर लोकेशन एंड नो वन इज प्रेजेंट देयर, अब पेमेंट लेने के लिए वेयरहाउस जाना था, मैं वेयरहाउस गया, वेयरहाउस में कोई आदमी ही नहीं है, गेट खुला पड़ा हुआ है और अंदर कोई सामान भी नहीं है, तो वो दूसरे लोकेशन में है ही नहीं, तो इसका पॉइंट था एक्रोनिम POINT, ठीक है। इसमें N था देखो नॉट फाउंड का, ठीक है, POINT, ठीक है। O था अदर प्लेस, P था प्रिवेंट, presentment is done at business place and such place is closed during the day, during that time होगा, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, during that time, तब इसका T हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट। इसके अलावा ना 2 पॉइंटर्स और है, वो भी बता देता हूं। जहां पर सर पेमेंट की गई है, मतलब प्रेजेंटमेंट करने के पहले ड्रॉअर ने एक पार्ट पेमेंट कर दिया है पैसा ऑलरेडी, तो ये तो दिख रहा है ना कि एक पार्ट दे दिया है अगर पैसा, तो दूसरा भी दे ही देगा, तो मेरे को वापस प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर नॉन प्रेजेंटमेंट की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है सामने वाले का, कि अगर मैं नहीं भी प्रेजेंट कर रहा तो उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये पेमेंट उसको करनी ही है, तो फिर वैसे केस में भी प्रेजेंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे जब हम लोग फॉरेन ट्रेड में सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें पता होता है कि 3 महीना में पैसा मिलेगा, तो सामने वाला चाहे इंस्ट्रूमेंट दे चाहे ना दे, हमें पता है 3 महीने में पैसा आ ही जाएगा। लास्ट, इफ पेमेंट इज नॉट मेड ड्यू टू डिसऑनर एंड द बैंकर डिलेज इन इन्फॉर्मिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, द बैंक इज लायबल फॉर डैमेज। ये सेम चीज सेक्शन 138 में है। सेक्शन 138 में बोलता है जिस दिन आपका चेक डिसऑनर हुआ ड्यू टू स्टॉप पेमेंट, ठीक है, या इनसफिशियंसी ऑफ फंड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले की कि वो भैया आपको उस फैक्ट ऑफ डिसऑनर के बारे में बताए कि भैया ये सामान डिसऑनर हो गया, और अगर वो डिले करता है ये फैक्ट आपको बताने में, ठीक है, बैंकर डिले करता है, तो अगर इसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है तो वो बैंकर देगा आपको। बैंकर मतलब बैंक चलाने वाला। यहां पर आपका नेगोशिएशन का प्रेजेंटमेंट खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपका प्रेजेंटमेंट का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, पूरा विस्तार से करा दिया।